हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। मैं आपके साथ आरओ के लिए जीएस डिस्कस कर रही हूँ। उसी में मैं आपके साथ पॉलिटी भी डिस्कस कर रही हूँ। आज ये ज्योग्राफी का टर्न है तो मैं ज्योग्राफी का डिस्कस कर रही हूँ। कुछ प्रश्न हैं जो एग्जाम में पहले पूछे गए हैं, उन्हीं को हम देखेंगे और उनसे अपनी चीज़ों को बहुत कुछ समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं है, किसी वीडियो में 5 या फिर किसी वीडियो में 10 प्रश्न है बस केवल। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित नगरों में कौन सा एक दिए गए देश की भूतपूर्व राजधानी नहीं रहा है। जो भी प्रश्न है ये एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। चाहे तो आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं या फिर इन्हें आप समझ सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपने देखा कि निम्नलिखित नगरों में कौन सा एक दिए गए देश की भूतपूर्व राजधानी नहीं रहा है। तो देश कौन से है, ये है, ठीक है। और राजधानियां इनसे पूछा गया कौन नहीं रहा है। तो कराची पाकिस्तान, ऑकलैंड न्यूजीलैंड, क्योटो जापान, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। बहुत ही अच्छा होगा अगर इन सभी देशों को आप मैप पर भी देखें तो, ठीक है। मैप पर भी इनको देखने की कोशिश कीजिएगा, कौन कौन से इनकी सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक क्वेश्चन आपको एक चीज़ नहीं बताता है, एक क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन को सॉल्व करता है। लेकिन थोड़ी एफर्ट आपको भी अपनी तरफ से डालनी पड़ेगी। अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट डालेंगे तो आपको बहुत चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। वही अगर मैं तो आपको बता दूंगी केवल दिखा के, उससे इतना फ़ायदा नहीं होगा। तो आप देखिएगा कौन कौन सी कंट्री, इनके आसपास की कंट्री हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर फेमस हैं, आपको बहुत कुछ मिलेगा उससे और आपके बहुत सारे पॉइंट्स भी क्लियर होंगे। तो यहाँ पर देखिए, कराची पाकिस्तान, ऑकलैंड न्यूजीलैंड, क्योटो जापान और ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। ये कभी भी राजधानी नहीं रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोनों ही लैंग्वेज में आपके सामने प्रश्न मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। इसका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न देशों में किस एक देश की मुद्रा रुपया है। किसकी बात करी जा रही है, किस देश की मुद्रा जो है वो रुपया है। द करेंसी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज रूपी। तो कौन सी है, भूटान, मलेशिया, मालीदेश या फिर सेशेल्स। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित देशों में कौन सा एक स्थल रुद्ध है। तो कौन सा एक स्थल रुद्ध है, बोलिविया, पेरू, सूरीनाम या फिर उरुग्वे। क्या ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो बात करी जा रही है स्थल रुद्ध देश। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि स्थल रुद्ध देश क्या होते हैं, लेकिन आप उससे पहले देखें कि स्थल रुद्ध देश क्या है। इसका सही आंसर भी मैं आपको बता देती हूँ। बोलिविया इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। स्थल अवरुद्ध नहीं है। इसमें देखिए क्या ऑप्शन है आपके सामने, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अफगानिस्तान, लाइबेरिया, लाओस और लग्जमबर्ग। आप मैप में इनकी पोजीशन देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें खुद क्लियर हो जाएंगी। तो सही आंसर यहाँ पर सही जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लाइबेरिया। लाइबेरिया का आप मैप देखिएगा, मैप से आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी और वैसे ही क्लियर हो जाएंगी कि क्यों इसको स्थल अवरुद्ध देश नहीं है, या ये बाकी सारे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कोई प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। प्रकाश के डॉपलर प्रभाव द्वारा ज्ञात किया जाता है क्या ज्ञात किया जाता है। तो इसमें देखा आपके सामने ऑप्शन है पृथ्वी की घूर्णन गति को, भूकंप की तीव्रता को, उपग्रहों की परिक्रमण गति को, तारों एवं गैलेक्सियों की गति को। तो क्या ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आपके सामने दिया गया है। What is the known by the Doppler effect of the light, the rotation speed of the earth, the intensity of the earthquake, the speed of revolution of the satellite, the motion of star and the galaxies। तो क्या ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा तारों एवं गैलेक्सियों की गति। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, बड़ा ही आसान सा प्रश्न है लेकिन पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में। मैकमोहन रेखा जो है वो सीमा रेखा बनाती है किसके किसके बीच में, भारत एवं चीन के बीच में, भारत एवं अफगानिस्तान के बीच में, भारत एवं म्यांमार के बीच में, भारत एवं नेपाल के बीच में। ये आपके लिए प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो रेखा है उसका
क्या नाम है? और भारत और पाकिस्तान के बीच की भी जो रेखा है उसका भी क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? भारत एवं चीन के बीच की रेखा जो है वो कौन सी है? मैकमोहन लाइन। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है डेटम रेखा क्या है? डेटम रेखा क्या है? तो बताइए डेटम रेखा क्या है? सब इसमें बताया है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। ठीक है ना। व्हाट इज अ डेटम लाइन? तो बी कह रहा है प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकड़ों के मध्य में। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है ये, या फिर काल्पनिक रेखा जो शून्य देशांतर पर है। तो क्या ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द सी लेवल इन विच हाइट एंड डेप्थ आर मेजर्ड। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा स्थल रुद्ध देश फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम की सीमाओं के बीच स्थित है? देखिए प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप मैप को, जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ें, मैप को ज़रूर अपने पास रखें। मैप को रखने से और पढ़ने से 2 चीज़ें फ़ायदा होगा आपको। आपके सामने कोई भी कंट्री आती है, फटाफट उस मैप को देखेंगे, उस कंट्री को उस मैप में जब आप देखेंगे ना, तो आपके दिमाग में हमेशा एक इमेज बन जाएगी और आप अपनी एफर्ट से देखेंगे, उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या है इसमें, इसके आसपास क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में इससे बन सकती हैं। तो इसकी वजह से आपको ना बहुत सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। और अगर आप किसी के सिर्फ दिखाए हुए मैप को आप देख लीजिए, उसने जो दिखा दिया आप वही देख लेंगे, उन चीज़ों से इतना मज़ा नहीं आता है। अगर आप वाकई अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और अपना एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो यकीन मानिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी टीचर होगा वो सिर्फ आपको एक गाइडलाइन दे सकता है, वो अपने हिसाब से आपको अपनी चीज़ें बताएगा। हो सकता है वो चीज़ उसके हिसाब से इम्पॉर्टेंट हो सकता है वो चीज़ वाकई इंपॉर्टेंट ना हो, ये भी हो सकता है, लेकिन आपने जो पढ़ा होगा वो आपके ही काम आने वाला है। तो आपको याद रखना है कि अपने नोट्स किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से उनको रिवाइज़ करना है, किस तरीके से समराइज़ करना है, ये सारी चीज़ें आपको खुद करनी है। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप पिक्चर लगाने में मुझे कुछ नहीं जाएगा, मैं फटाफट जो भी आंसर्स हैं उनकी एक पिक्चर यहाँ पर लगा दूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ मैप आप खुद अपने आप से रीड करना सीखें और मैप को देखें। तो यहाँ पर जो आंसर सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन डी, लग्जमबर्ग। ठीक है ना। यहाँ पर ये आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? लग्जमबर्ग। ऑप्शन डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 आपके सामने है। 9 में क्या है? पवन की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र से नापी जाती है? बहुत छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, लेकिन जब एग्जाम में गलत हो जाते हैं ना, तो आप एक नंबर गलत होने से हजारों रैंक नीचे चले जाते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए किसी प्रश्न को हल्के में मत लीजिएगा। ये मत सोचना कि अरे ये तो बड़ा आसान है, मैं तो आसानी से कर जाऊँगा। जब भी एक प्रश्न आपका गलत होता है ना, और तो समझ लीजिए आप हज़ारों रैंक नीचे चले जाते हैं। कंपटीशन बहुत हाई लेवल का होता है। जब भी आप एग्ज़ाम देंगे, कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, चाहे एसएससी का हो, यूपीएससी का हो या अदर स्टेट पीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम होता है, आप जब जो भी एग्ज़ाम देंगे उसमें आप हज़ारों रैंक नीचे चले जाते हैं। इसलिए आपके एग्ज़ाम में बैठे होने पर हर प्रश्न की बहुत वैल्यू है। जो आप गलत करेंगे ना, उससे आपको समझना पड़ेगा कि आखिर जब एक बार जो गलती हो गई वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। जनरली आज मैं आपको एक बात बताती हूँ, 150 प्रश्न जब लोग अटैम्प्ट करते हैं, और मान के चलिए अगर नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ तक मैं यूपी की बात करूँ तो अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो कोई भी बच्चा होगा ना 120 प्रश्न अटैम्प्ट करता है। 120 से 25 या मैक्सिमम 30 कर लेगा। कोई बहुत ही धुरंधर हो उसकी मैं बात नहीं कर रही। जनरली लोग इतना ही करना पसंद करते हैं कि ताकि ज़्यादा गलत ना हो। तो ध्यान रखिएगा, इसमें हमेशा क्या होता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि 4 से 5 प्रश्न आप सोचते कुछ टिक करने को है, कुछ से कुछ टिक हो जाते हैं। ये गलती कभी नहीं होनी चाहिए, यही आपको पीछे करती है। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। भले आपका एक प्रश्न छूट जाए, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। आपको आते हुए वो प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के दौरान हर व्यक्ति सीखता है, वही मैं आपको बताती हूँ। और इन चीज़ों को यकीन मानिए आप ज़रूर कहीं ना कहीं आप अपने आप में भी ऑब्जर्व करते होंगे। तो अगर पूछा जाए कि पवन की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र से मापी जाती है, तो बैरोमीटर, विंड वन, एनीमीमीटर या फिर रोडमीटर। तो क्या आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ विंड। तो क्या आंसर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा? हम जानते हैं कि इसका सही आंसर है एनीमोमीटर। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे इजी से क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, समान सूर्य तप को व्यक्त करने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? आइसोबार, आइसोहाइट, आइसोहोल, रोटामीटर। अब आपके लिए एक होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में
आइसोबार किनको कहते हैं, आइसोहाइट किन्हें कहते हैं और रोटामीटर किसे कहते हैं, जरूर बताइएगा, क्योंकि इसका आंसर सही क्या है, आइसोहेल। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये थोड़े से प्रश्न थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।